नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। आज बाजार अगर देखें तो नॉन एग्री मार्केट में सबसे ज्यादा तेजी चांदी में है। 1.25% की तेजी चांदी एमसीएक्स पर दिखा रही है। गोल्ड को देखें, यहां पर भी तेजी है, करीब करीब आधे % की। 77,150 के करीब एमसीएक्स पर सोना आ चुका है। दबाव है नेचुरल गैस में। अच्छी तेजी के बाद से पिछले 2 सत्रों से अब मुनाफा वसूली यहां पर दिख रही है। बाकी पूरे बेस मेटल्स पैक में तेजी है, क्रूड तेज है, तो चौतरफा तेजी नेचुरल गैस को छोड़ दे तो चौतरफा तेजी नॉन एग्री मार्केट में है। वहीं एग्री मार्केट की चाल अगर देखें तो आज मिला जुला कारोबार यहां पर देखने को मिल रहा है। एग्री मार्केट में चल क्या रहा है, तो एग्री मार्केट में हल्दी जोरदार तेजी के बाद मुनाफा वसूली यहां पे दिख रही है। ग्वार सीड ग्वारगम आधे % की गिरावट है, लेकिन बाकी काउंटर तेज दिख रहे हैं। जीरा, धनिया हल्की हल्की तेजी है, कॉटन केक में हल्की तेजी है, कैस्टर दायरे में है। चलिए, तो मुनाफे की मंडी की शुरुआत करते हैं। मैं हूं विश्वमोहन और हमारे साथ 3 मेहमान भी हैं। कुणाल शाह हैं निर्मल वंग से, मनोज कुमार जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से, और साथ ही हमारे साथ एक और मेहमान हैं, राहुल मेहता हैं, एमडी हैं सिल्वर एम्पोरियम के। शुरुआत हम चांदी के साथ ही करेंगे क्योंकि ये सबसे टॉप गेनर है एमसीएक्स का। राहुल जी बताइए, चांदी को लेकर कोई नई रिपोर्ट आपके पास है जो लग रहा है, और इस तेजी के पीछे आपको क्या वजह दिख रहा है? ये ओवरऑल चांदी में अभी भी रेट में काफी स्ट्रेंथ है, नीचे के भाव से ऊपर आ रही है। हमें लग रहा है कि इस साल नया हाई चांदी टच करेगा, मगर नीचे के लेवल में करीब करीब चांदी में डाउन साइड रिस्क भी 84,500 तक चांदी आ सकती है। तो हर एक लेवल्स पे मुनाफा बुक करना बहुत जरूरी है, और 2025 के अंदर चांदी काफी वॉलेटाइल रहने वाली है। 25 काफ़ी वॉलेटाइल रहेगी क्योंकि ट्रंप के आने के बाद कई सारे पॉलिसी चेंजेस भी आपको दिखेंगे, सेंट्रल बैंक्स के लेवल पर भी और सरकार के लेवल पर भी। आप बताइए कुणाल जी, चांदी को लेकर आपका नजरिया क्या है? आउटलुक बुलिश है सिल्वर का। हम्म। जस्ट मैटर ऑफ टाइम। टाइमिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बट यहाँ से डाउन साइड बहुत लिमिटेड है। मुझे नहीं लग रहा है $28 के नीचे चांदी जानी चाहिए। और फर्स्ट टारगेट रहेगा मेरा 30.50 31 का। फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं है, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ओवरऑल आउटलुक चांदी का। अगर आज किसी को ट्रेड करना है तो क्या सलाह देंगे? सही लेवल है क्या 88,500 रुपए खरीदारी करने के लिए? कर सकते हैं, ये लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं। 89,500 के टारगेट के लिए, 90,000 के टारगेट के लिए मुझे ठीक लग रहा है। ये लेवल पे भी, करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। ट्रेडर के लिए भी खरीदारी की सलाह है, और इन्वेस्टर्स डिप में जहां भी मौका मिले धीरे धीरे खरीदारी करेंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि चांदी के लिए ये साल काफी वॉलेटाइल रहने वाला है। मनोज जी, आप बताइए चांदी पर आपकी राय, पोजिशनल भी और आज के लिए भी बताइए, क्या करें? विश्वमोहन जी, सबसे पहले तो आपको और सारे व्यूवर्स को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफी रहने वाली है चांदी में वर्ष 2025 में, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं है। व्यू बुलिश ही रहेगा वर्ष 2025 के लिए। डाउनसाइड रिस्क यहाँ पे काफी लिमिटेड नजर आती है, क्योंकि अभी जो फर्स्ट क्वार्टर है 2025 का, उसमें डॉलर इंडेक्स में थोड़ी मजबूती बनी रह सकती है, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा प्रेशर जो है चांदी की कीमतों में देखने को मिल रहा है। पूरे वर्ष के लिए मैक्सिमम डाउनसाइड रिस्क 26.40 की रह सकती है इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाजारों में 80,000 तक के जो लेवल्स निचले स्तरों पर रह सकते हैं 2025 में। लेकिन अपसाइड की काफी पोटेंशियल है। हमारा मानना है कि वर्ष 2025 के आखिर तक $38 से $40 इंटरनेशनल मार्केट में, और 1,15,000 से 1,20,000 तक के स्तर भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकते हैं। तो वर्ष 2025 भी चांदी के लिए एक बेहतर साल रह सकता है। फंडामेंटल यहाँ पे काफी सपोर्टिव रहेंगे, लेकिन वोलेटिलिटी भी रहेगी। तो ऊपरी लेवल्स पे थोड़ी मुनाफा वसूली करते रहें और डिप्स में बाय करते रहें। जहां तक इंट्राडे का सवाल है, तो अगर वर्तमान लेवल से थोड़ा डिप आता है 88,000 के आसपास, तो वहां पे बाय करें 87,400 के स्टॉप लॉस से। 89,200 तक के लक्ष्य इंट्राडे में लेकर के चल सकते। तो इंट्राडे में भी तेजी की राय है, और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स जब भी गिरावट आए यहाँ पर डिप में खरीदारी का मौका आप देखें, लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं, तो ये राय है। और आज इंट्रा ट्रेडर्स के लिए भी खरीदारी की सलाह कुणाल जी की तरफ से भी है और मनोज जी की तरफ से। राहुल जी, आप बताइए डिमांड का सिनेरियो क्या है, किस तरह का ट्रैक्शन वहां पर दिख रहा है? आप लोगों के स्टोर्स की क्या रिपोर्ट है चांदी को लेकर? भाव नीचे आए हुए 87,000 से 88,000 में इन्वेस्टमेंट डिमांड का काफी अच्छा पिकअप है, और साथ में कंजम्पशन डिमांड, लोग आगे शादी ब्याह की सीजन भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो लोगों को काफी उत्साह है कि नीचे के भाव में चांदी जो उनको खरीदनी है गिफ्टिंग के लिए, शादी ब्याह के लिए, तो अच्छी खरीदी हो रही है।
और एक बहुत अच्छा देखना है, हमें भी देखा है कि सिल्वर इंडस्ट्री के अंदर, ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर काफी चांदी के स्टैंड अलोन स्टोर्स खुल रहे हैं अक्रॉस इंडिया। तो ये दिखाता है कि चांदी की डिमांड बहुत अच्छी है, उसके कारण स्टैंड अलोन स्पेशलाइज्ड चांदी के स्टोर, ज्वेलरी के स्टोर और आर्टिकल के स्टोर पैन इंडिया खुल रहे हैं। ओके, और रिपोर्ट भी कह रहे हैं कि 2025 में इंडस्ट्रियल डिमांड 8 से 10% बढ़ने का अनुमान है चांदी का, और ग्लोबल सिल्वर डेफिसिट नए साल में 17% बढ़ने की आशंका यहाँ पर जताई गई है। और चांदी की इन्वेंट्री कम हो रही है, बड़े एक्सचेंजेस में भी इन्वेंट्री कम हुए हैं, और आगे गोल्ड सिल्वर रेशियो में कमी का अनुमान हमारे एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं। ये कुछ सपोर्टिव फैक्टर्स है चांदी को लेकर। और कोई इंसाइट्स राहुल जी जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? 2025 में मुझे लगता है 1,25,000 से लेके 1,30,000 तक चांदी आ सकती है ऊपर के भावों में, मगर रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत जरूरी है। चांदी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहने वाली है 2025 में, और नीचे आप समझ लो 87 के आसपास के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के साथ। हॉलमार्किंग की उम्मीद रखें इस साल की? अभी और इंतजार करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से तैयार नहीं है अभी चांदी में। जी, चांदी की हॉलमार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी फिलहाल रेडी नहीं है, मगर काफी बड़े शहरों के अंदर चांदी के हॉलमार्किंग सेंटर्स खुल चुके हैं। तो हॉलमार्किंग चांदी मैंडेटरी नहीं है, मगर आप जब भी जो भी कस्टमर कोई चांदी की खरीदता है तो इंसिस्ट कर सकता है ज्वेलर को कि मुझे चांदी के बर्तन हॉलमार्क करके दो। हॉलमार्किंग करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप जब सोना चांदी एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, प्रोडक्ट भी खरीद रहे हो, तो उसके अंदर आपको ये जरूरी है कि आपकी शुद्धता की गारंटी हो। तो मैं इंसिस्ट करूंगा जो भी चांदी खरीदते हैं, आप चांदी की हॉलमार्किंग के लिए कंपलसरी आपके ज्वेलर को बोले कि मुझे चांदी के बर्तन हॉलमार्क करके दो। हॉलमार्किंग का कॉस्ट भी काफी नॉमिनल है। हो सकता है टायर 2 टायर 3 सिटीज में हॉलमार्किंग सेंटर्स की कमी है, मगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। मगर काफी मेजोरिटी सिटीज में चांदी की हॉलमार्क सेंटर्स खुल चुके हैं और हॉलमार्किंग अवेलेबल है। शुक्रिया राहुल जी, वक्त दिया आपने, और नए साल की ढेरों शुभकामनाएं आपको। चलिए आगे बढ़ते, गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड में भी अच्छी तेजी आज दिख रही है, 77,000 के ऊपर है। कुणाल जी, गोल्ड में क्या करना चाहिए? में भी मेरा व्यू तेजी का ही है। मुझे लग रहा है 77,500 के टारगेट शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में 85-86,000 के टारगेट बरकरार रहेंगे। सो करंट मार्केट प्राइस पे या 50-60 रुपए नीचे आता है तो ट्रेडिंग के लिए ऐसे बाय कर सकते हैं। व्यू बहुत बहुत तेजी का ही है गोल्ड में। 2025 का व्यू बहुत तेजी है। 2025 में 85,000 से 86,000 तक भी सोना जा सकता है, ऐसा कुणाल जी का मानना है। कुणाल जी, आज के लिए क्या सलाह देंगे करंट लेवल पे 77,500 पे? बाय सॉरी, कर सकते हैं 77,000। 77,350-400 के टारगेट के लिए। अच्छा लग रहा है, आज के लिए भी बाय कर सकते ओके, तो आज भी 200-300 रुपए की तेजी की संभावना यहां से और दिख रही है कुणाल जी। तो एक छोटे से टारगेट के लिए आज भी आप खरीदारी कर सकते हैं, लंबी अवधि के लिए तो खरीदारी की राय है ही। अब मनोज जी, आप बताइए गोल्ड पर आपकी राय क्या है? बिल्कुल विश्वमोहन जी, इनलाइन ही है। मेरा मानना है कि वर्ष 2025 में भी सोना काफी बेहतर करेगा, और पूरे वर्ष के लिए यहाँ पे ऊपर में $3,000 तक इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में 88,000 से 90,000 तक जाने की जो है संभावनाएं नजर आती है। फंडामेंटल यहाँ भी सपोर्टिव रहेंगे सोने के लिहाज से, तो लंबी अवधि में बिल्कुल पॉजिटिव ही रहेगा मोमेंटम। इंट्राडे के लिए भी थोड़ा डिप में बाय कर सकते हैं 77 से 76,850 के रेंज में। स्टॉप लॉस यहाँ पे 76,600 का रखें इंट्राडे के लिए, और लक्ष्य यहाँ पे पहला 77,300 का और दूसरा 77,500 का रहेगा। तो ये सलाह गोल्ड सिल्वर पे अब आपको मिल गई है। अब बात करते हैं मेटल्स की। अच्छी तेजी दिख रही है, सभी मेटल्स में आधे से पौन % की तेजी है। कुणाल जी, कहाँ ज्यादा लग रहा है कि कहाँ ज्यादा तेजी एक्सटेंड हो सकती है यहाँ से? कॉपर अच्छा लग रहा है मुझे। 795 के आसपास बाय करके 789 का स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर में 810 तक के टारगेट कॉपर में देखने मिल सकते हैं। तो 789 का एसएल 810 तक जा सकता है, यानी करंट लेवल से करीब करीब 13-14 रुपए की तेजी की संभावना और है कॉपर में, कुणाल जी को लगता है। स्टॉप लॉस जो बताए गए हैं वो भी ध्यान रखिएगा। मनोज जी, आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में आज? बेस मेटल्स में यहाँ पे जिंक ने काफी अच्छा कंसोलिडेट किया है, तो इंट्राडे के लिए जिंक बाय कर सकते हैं 280 के स्तर पे। जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट एमसीएक्स पर 278 का स्टॉप लॉस रखे, और इंट्राडे के लिए लक्ष्य 284 तक के रखे जा सकते हैं। ओके, तो 284 रुपए के टारगेट के लिए जिंक खरीदने की सलाह मनोज जी की तरफ से आ रही है। अब नेचुरल गैस आज 2% कमजोर है, एकमात्र
लूजर है एमसीएक्स पर 309 रुपए के नीचे। कुणाल जी, नेचुरल गैस अच्छा मोमेंटम बना था, शानदार तेजी भी पिछले साल ओवरऑल पूरे ईयर में भी देखे तो एक तेजी का ट्रेंड था सेकेंड हाफ से। क्या ये तेजी आगे बढ़ेगी, क्योंकि सीजनल डिमांड और साथ ही सप्लाई को लेकर जिस तरह से चिंता हुई थी, आगे क्या होगा एनजी में? नेचुरल गैस पे ध्यान तेजी का ही है। नेचुरल गैस में फंडामेंटल तेज है। यूरोपियन गैस मार्केट टाइट होने की वजह से यूएस से एक्सपोर्ट बढ़ेगा गैस का, और ये महीना एटलीस्ट जनवरी तक तो तेजी बरकरार रहेगी। बाद में धीरे धीरे जब विंटर धीरे धीरे वार्मर होने लगता है तब डिमांड घटती है, बट जनवरी महीने में तो मुझे ध्यान तेजी का ही बैठ रहा है। 305 पे बाय कीजिए, 295 का स्टॉप रखिए, 320-25 का टारगेट रखिए। ओके, तो 295 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। करंट लेवल से 2-3 रुपए और नीचे मिले तो खरीद ले। 320-325 तक के लिए फिर वेट कर सकते हैं, 20 रुपया ऊपर तक का टारगेट के लिए। आप बताइए एनजी पर आपकी राय क्या है मनोज जी? बिल्कुल, यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है इंट्राडे के लिए। अगर किसी को लेना है तो 308 के स्तर पर ले सकते हैं, उसी के आसपास भाव चल रहे हैं। 302 का स्टॉप रखे, 320 तक के लक्ष्य यहाँ पे रख करके चल सकते हैं। तो चलिए, ये राय आ गई है। अब क्रूड की चाल देखिए, क्रूड भी हफ्ते भर में 3.5% तेज हो चुका है, $75 के ऊपर ब्रेंट है। और आज एमसीएक्स क्रूड को देखें तो हल्की तेजी है, 6,175 के ऊपर। कुणाल जी, क्रूड में क्या मौके है, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए आज? तेजी का ही व्यू है ओवरऑल कमोडिटीज में। 6150 पे बाय कीजिए और 6100 के बिलो स्टॉप लॉस रखिए। 6230-40 के टारगेट्स रखिए। 6230, 6240 टारगेट है। 6100 के नीचे का एसएल लगाएं और 6150 जो करंट लेवल है उससे 25 रुपए नीचे आए तब क्रूड में खरीदारी करें, लेकिन तेजी इनको यहां से दिख रही है। मनोज जी, आपकी कॉल क्या है? अगर ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो क्रूड में तो वो भी बताइएगा। क्रूड ऑयल में मेरा मानना है कि यहाँ पे आज एक दायरे का ट्रेड देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने पिछले कुछ सेशंस में एक अच्छी तेजी जो है वो आते हुए देखी है। अगर किसी को रणनीति बनानी हो ऑप्शन में तो 6200 की जो कॉल ऑप्शन है अभी 120 रुपए के आसपास चल रही है। 105 के स्तर पे मिले तो बाय कर सकते हैं 90 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में लक्ष्य यहाँ पे 140 तक के रखे जा सकते हैं। ओके, तो ये राय है। चलिए, एक और खबर है आज के लिए, वह मसालों में नए ऑप्शंस की। जीरा, हल्दी और धनिया के नए ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत एनसीडीएक्स पर हुई है और ये फ्यूचर्स पर आधारित कॉन्ट्रैक्ट है। जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो बंद हो गए थे मसालों में ऑप्शंस के, वो स्पॉट मार्केट पे आधारित थे। मनोज जी, आपकी राय क्या लग रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट चलेंगे? देखिए, अभी यहाँ पे ओवरऑल अगर हम कमोडिटी मार्केट की बात करें तो कमोडिटीज में ओवरऑल वॉल्यूम कम है और उसी को लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए एक्सचेंजेस की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और नए प्रोडक्ट जो है इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन अभी भी यहाँ कहीं ना कहीं लिक्विडिटी का अभाव है, तो जब तक थोड़ी यहाँ लिक्विडिटी बिल्टअप नहीं होगी तब तक यहाँ पे थोड़ा सा जो है हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इशू रहेगा कॉन्ट्रैक्ट के चलने के लिए। हालांकि आगे यहाँ पे जो है सीजन रहेगा तो यहाँ पे सीजनल एक्टिविटी स्टार्ट होने के चलते ऑप्शन में लिक्विडिटी आ सकती है। तो डिपेंड करेगा यहाँ पे ओवरऑल एक्सचेंज में लिक्विडिटी कैसे बढ़ती है, उसी के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन का बिहेवियर तय होता हुआ नजर आएगा। ओके, आप बताइए, आपकी राय क्या है? क्या लग रहा है, कुछ यहाँ पार्टिसिपेशन बढ़ने की संभावना है क्या ये मसालों के नए ऑप्शंस के जरिए? सर कुणाल जी। सेम मनोज जी ने कहा, ऐसे लिक्विडिटी के कंसर्न्स है। अगर लिक्विडिटी मैनेज हो जाती है, पार्टिसिपेशन बढ़ता है, देन चल जाएंगे। अदरवाइज लिक्विडिटी, इट शुड बी लिक्विड। आई होप, आई प्रे इट गेट्स लिक्विड। चलिए, देखते हैं किस तरह का रिस्पांस मिलता है। आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों पे। अब एक एक कॉन्ट्रैक्ट की एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। एग्री मार्केट में टर्मरिक अच्छी जोरदार तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली है, 1.5 से 2% तक की गिरावट दिख रही है। मनोज जी, ये मुनाफा वसूली क्यों आई है? फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं? टेक्नो फंडा व्यू दीजिएगा हल्दी पर। फंडामेंटल्स यहाँ पे हल्दी के थोड़े अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि डिमांड रहेगी और जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स है वो पिछले 2 वर्षों में काफी कम हुआ है, तो हल्दी के लिए ये साल थोड़ा ठीक रह सकता है। हालांकि हमने निचले स्तरों से अच्छी रैली देखी थी और 15,500 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट आ गया था अप्रैल का, इसलिए थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। लेकिन हमारा मानना है कि 14,750 के आसपास फिर एक अच्छा सपोर्ट जो है वो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिलेगा। तो किसी को रणनीति बनानी हो तो थोड़े और डिप का वेट करना चाहिए। 14,750 से 14,800 के दायरे पे अगर मिले तो वहां पे बाय करें 14,400 के स्टॉप लॉस से।
ऊपर में 15,700-800 तक के लक्ष्य वहां पे रख करके चल सकते हैं। तो से 200-300 रुपए और नीचे आए उसके बाद खरीदे, 14,800 के आसपास खरीदने की सलाह यहाँ पर है। फिर से तेजी बन सकती है। कहा जा रहा है कि नई फसलों को लेकर, यील्ड को लेकर चिंता है और वही एक सपोर्टिव फैक्टर है। साथ ही मंडियों में जो अराइवल्स के नंबर है वो अब ऑल इंडिया बेसिस पे रोजाना 8,000 से 10,000 बोरी के आवक है, जो औसत से काफ़ी कम है। वो भी एक सपोर्टिव फैक्टर है। कैरी ओवर स्टॉक की चिंता है नहीं, केवल नई फसल अच्छी पहले कही जा रही थी कि रिपोर्ट थी कि काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन ये भी खबर है कि जितनी सोइंग बढ़ी थी उतना यील्ड में नुकसान हो सकता है, तो वो ऑफसेट हो जाएगा। वो फैक्टर है जो हल्दी को सपोर्ट कर रहा है। धनिया की बात करते हैं। धनिया कल यहाँ पर भी करीब 2% की गिरावट दिखी, आज दायरे में है, 8,000 के आसपास करीब कारोबार कर रहा है। धनिया को लेकर मनोज जी क्या लग रहा है यहाँ पर? धनिया में एक अच्छी बढ़त आई थी, लेकिन यहाँ पे जो मौसम में खराबी देखने को मिल रही थी, स्पेशली राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, तो यहाँ पे मौसम जो है फिर थोड़ा क्लियर होता हुआ नजर आया पिछले 2 दिनों में, और उसी के चलते हम मुनाफा वसूली देख रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है कि 7,800 काफी स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा धनिया के लिए, और धनिया भी वर्ष 2025 में अच्छा कर सकता है। ऊपर में 9,400 तक जाने के पोटेंशियल इसमें नजर आते हैं। और इंट्राडे के लिए भी अगर किसी को रणनीति बनानी हो तो ये 7,900, 7,920 के आसपास जो इसमें बाय कर सकते हैं। हमारा मानना है कि ऊपर में फिर एक बार 8,150 जो है वो 1 से 2 दिन में स्तर देखने को मिल सकते हैं। जीरा कैसा दिख रहा है? जीरे में आज हल्की तेजी है, आगे क्या होगा सर? जीरे में भी एक दायरे का ही ट्रेड देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई अभी बड़ी तेजी का ट्रिगर नजर नहीं आ रहा है। तो मेरा मानना है कि जीरा 23,800 से 24,700 ये एक दायरा जो है अभी शॉर्ट टर्म में बना रह सकता है। आप ओवरऑल मसालों पर आपका व्यू क्या है कुणाल जी? क्या पसंद आ रहा है आपको ये पूरे ही पैक से? मसालों में मेरा अभी कोई व्यू नहीं है फिलहाल, सो नो व्यू फ्रॉम माय साइड। में कल अच्छी तेजी दिख रही थी लेकिन आज दायरे में ही है। ग्वार पर मनोज जी क्या लग रहा है? अब तो अराइवल्स के नंबर काफी मंडियों में कम हो रहा है, क्या कुछ फायदा मिलेगा डिमांड साइड से? कुछ क्या रिपोर्ट आ रही है? क्या यहाँ पर कुछ तेजी की संभावना है क्या? ग्वारसीड ग्वारगम दोनों पर बताइएगा। अभी कोई ऐसा ट्रिगर फ्रेश यहाँ पे आ नहीं रहा है तेजी के लिए, तो हमारा मानना है कि दायरा जो था वो अभी भी बना रह सकता है। वर्तमान लेवल पे ग्वारसीड और ग्वारगम में थोड़ा रिस्क रिवार्ड जो है फेवरेबल नजर नहीं आता है, तो ये लेवल पे तो बाइंग अवॉइड ही करना चाहिए। थोड़ा अगर डिप मिले ग्वार में लगभग 101 रुपए का और ग्वारगम में 200 रुपए का, तो फिर वहां बाय कर सकते हैं। ये लेवल पे अभी हमारा मानना है कि एक साइडवेज मूव जो बना हुआ है वो बना रह सकता है। कॉटन की चाल देखते हैं। कॉटन में कपास 1500 के ऊपर है, आज दोनों ही काउंटर तेज लग रहे हैं, कपास के भी और कपास खली के भी। 1500 के ऊपर कपास वायदा है और 2700 के ऊपर कपास खली है। मनोज जी, इन दोनों काउंटर पर क्या राय है? बिल्कुल, यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन आइस फ्यूचर में निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है। उसी के चलते हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों में भी जो प्रेशर बना हुआ था तो वो यहाँ कम होता हुआ नजर आया और थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। एनसीडीएक्स कपास अप्रैल का जो कॉन्ट्रैक्ट है ऊपर में 1520-25 तक जा सकता है, और यहाँ पे कॉटन सीड ऑयल के एक बेहतर लगता है। अगर रणनीति बनानी हो तो 2700 के आसपास बाय करें, 2666 का स्टॉप रखे और ऊपर में 2770 तक के लक्ष्य रख सकते हैं। ओके, तो आपको लग रहा है कि कॉटन केक में तेजी यहाँ पे आ सकती है, 2770 तक जा सकता है, यहाँ से 60 रुपए की तेजी यहाँ से दिख रही है। लेकिन सीसीआई की खरीदारी से जो कपास के किसान हैं उनको यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि वो लगातार एमएसपी पे खरीदारी कर रहे हैं। वो एक अच्छी खबर किसानों के लिए है। लेकिन मिलों की डिमांड कमज़ोर है, उससे ओवरऑल पूरे सेक्टर के लिए अभी तक कुछ रिवाइवल के संकेत नहीं है, क्योंकि डिमांड भी इंटरनेशनल मार्केट में भी डिमांड कमज़ोर है। कैस्टर की बात करते हैं। कैस्टर आज दायरे में है, 6,500 के नीचे है। मंडियों में अराइवल्स भी बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल डिमांड उस तरह की नहीं है। मनोज जी, कैस्टर को लेकर आपका व्यू क्या है? 6,500 के नीचे है, दायरे में बिल्कुल सुस्त दिख रहा है। नहीं, ये रेजिस्टेंस जोन है इसका 6,500 से 550, तो यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी और ये लेवल पे बाय ना करें। यहाँ भी डिप्स मिले कहीं भी 6,350, 6,300 के जोन में, तो वहां बाय करना चाहिए। ये लेवल पे एक बार लॉन्ग में मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते। एक अहम खबर की, जो कैबिनेट में कल की बैठक में जो कल फैसला हुआ था वो उसका अपडेट आपको दे दे कि पीएम फसल बीमा योजना के विस्तार को 2025-26 तक के लिए मंजूरी मिल गई है, और जो आवंटन की जो राशि है, जो कुल आउटले है, उसे भी बढ़ा के 69,516 करोड़
कर दिया गया है। 2021-22 से 25-26 के लिए आवंटन 66,550 करोड़ से बढ़कर 69,516 करोड़ हो गया है। और किसानों को होने वाले जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिससे फसलों को नुकसान होता है, उनके कवरेज के लिए ये फसल बीमा योजना है और उसके आउटले को भी बढ़ाया गया है और साथ ही समय सीमा को भी विस्तार किया गया है और बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो और उनका क्लेम सेटलमेंट, फसलों के बीमा का क्लेम सेटलमेंट बेहतर तरीके से हो, इसके लिए भी एक इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फंड का भी ऐलान हुआ है। इसके लिए 825 करोड़ का आवंटन भी हुआ है सरकार की तरफ से। तो ये सारे फैसले कैबिनेट की तरफ से हुए, लेकिन एक अहम डिसीजन जो कल कैबिनेट बैठक में हुए हैं वो है डीएपी खरीद के लिए अतिरिक्त सब्सिडी को मंजूरी मिल गई है, क्योंकि जिस तरह से रेड सी में चिंता है, तनाव वहाँ पर बढ़े हैं, उससे लग रहा था कि शिपिंग कॉस्ट बढ़ने से उससे कहीं किसानों पर पास ऑन ना हो जाए। इसलिए सरकार ने ये तय कर दिया है कि 1350 रुपये में 50 किलो का जो डीएपी बैग आता है वो किसानों को मिलता रहे और इस वजह से सरकार ने ये सब्सिडी का ऐलान किया है। अतिरिक्त जो भी फाइनेंशियल्स बर्डन्स आएंगे वो सरकार के द्वारा ही वहन किया जाएगा और 3,850 करोड़ का अतिरिक्त सब्सिडी उन कंपनियों के लिए, डीएपी कंपनियों के लिए दी गई है। सब्सिडी की वजह क्या है? अब जैसा हम बता रहे थे कि लाल सागर में तनाव से शिपिंग कॉस्ट बढ़ा है, डीएपी का इंपोर्ट महंगा हो गया है और डीएपी की जो लैंडिंग कॉस्ट जो भारत में आपके यहाँ देश में पहुँचने तक की जो टोटल कॉस्ट होती है वो मई के महीने में $510 प्रति टन थी, जो बढ़कर $645 प्रति टन हो गई है। यानी करीब करीब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक मोटा इजाफा हुआ है, 25-26% तक की यहाँ पे कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है। रबी सीजन में, इस बार की जो रबी सीजन चल रही है उसमें 55 लाख टन डीएपी का इस्तेमाल होने का अनुमान है। इसमें से 55 लाख टन में से 60% डीएपी हम इंपोर्ट करते हैं, यानी इंपोर्ट पर इतनी ज़्यादा निर्भरता है और इंपोर्ट का जो मार्केट है जियोपॉलिटिकल कंसर्न की वजह से वो काफ़ी अनस्टेबल हो गया है। रूस, चीन और खाड़ी देश, कई सारे खाड़ी देश ऐसे हैं जहां से हम डीएपी का इंपोर्ट करते हैं। देश में कुल सालाना 45 से 48 लाख टन डीएपी का हम उत्पादन करते हैं और सालाना डीएपी की जो खपत है वो 100 से 110 लाख टन डीए की डिमांड है। तो यानी हमारी निर्भरता काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपोर्ट पर है और यही वजह है कि इंपोर्ट के मार्केट में जब दिक्कतें होती है, वहाँ पर अनस्टेबिलिटी आती है, तो उसका असर यहाँ पर भाव पर होता है, कंपनियों के कॉस्ट बढ़ते हैं। तो उस कॉस्ट को किसानों पे ना पास ऑन हो जाए, इसलिए सरकार ने इस तरह के कदम उठाए हैं। तो ये एक एक्सप्लेनर के तौर पे हमने आपको बता दिया। चलिए, शो को यही खत्म करने का वक्त आ गया है। मनोज जी और कुणाल जी, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल में पहली बार आप मिले हैं, उम्मीद करते हैं इसी साल आप हमारे दर्शकों को सपोर्ट करते रहें और आपकी तरफ से बेहतरीन रिसर्च रिपोर्ट उन्हें मिलती रहे। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं। इक्विटी